चलो म्यूचुअल फंड में ही आ जाओ, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। नाउ एक्सपेंस रेशियो का मतलब द फी चार्ज बाय स्कीम टू मैनेज द इन्वेस्टर मनी। पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करने के बाद उस पैसे को आप मैनेज कर रहे हो ना, तो उसके लिए खर्चा आता है कि नहीं आता है, तो वो जो खर्चा है वो कहीं से लेंगे, आपसे ही लेंगे। दैट रेशियो इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। आप 100 रुपए डालोगे, 3% आपका एग्जिट लोड या एंट्री लोड है, तो 97 रुपीज ही अपन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या होता है, तो एक्सपेंस रेशियो में आता है आपका फीस पेड टू द सर्विस प्रोवाइडेड, लाइक ट्रस्टी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, ट्रस्टी ने उसको सैलरी देनी पड़ेगी। शेयर ट्रांसफर एजेंट या रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, कस्टडियन, ऑडिटर, इनको ऑडिट का फी देना पड़ेगा। ये सारे खर्चे कहाँ से आएंगे, आप ही के पैसे में से जाएंगे ना। देन एसेट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी को चलाने के लिए ऑफिस का जो खर्चा है वो वाला। कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, अदर सेलिंग एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करना, उनको हर मंथली स्टेटमेंट भेजना, डिविडेंड डिक्लेयर करके उनके खाते में जमा करना, डिपॉजिटरी की फी, लिस्टिंग की फी और जीएसटी इसके ऊपर। तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये खर्चे को अपन बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब ये खर्चे जितना ज्यादा उतना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा उतने रिटर्न कम मिलेंगे, जितना एक्सपेंस रेशियो कम उतना आपका रिटर्न क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। So as per the regulation, the fund permitted to incur curtailing the expenses managing the mutual fund sale marketing expenses as the percentage is directly associated with a net asset. Now the expense ratio calculate the percentage of expenses divided by NAV. Daily NAV disclosed after deducting the expenses. The expense ratio directly bearing the scheme. Lower the expense ratio, higher will be the NAV. ये रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है। ज्यादातर ये खर्चा कितना होता है, 2% तक होता है, 2% से ज्यादा ये खर्चा नहीं होता है। आपको याद होगा तो मैंने एग्जांपल दिया था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर और ये सब लोग मीटिंग के लिए मिले गए मालदीव्स और खर्चे कर रहे हैं अनगिनत, तो इट इज नॉट अलाउडेड। आपको एक्सपेंसेस करना अलाउडेड है अप टू 2%, कांट बी मोर देन दैट, जितना आपका एसेट है। और इसका फॉर्मूला कैसे, आपका एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एनएवी इनटू 100। ये 2% के ऊपर ज्यादा से नहीं होना चाहिए, जिसमें ये सारे खर्चे आएंगे। क्लियर है? तो एक्सपेंस रेशियो आर द फी चार्ज बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी टू द रन स्कीम और टू मैनेज द इन्वेस्टर मनी, जिसमें फीस पेड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कमीशन, अदर सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, लिस्टिंग एंड जीएसटी, ये वाला आता है। हायर द एक्सपेंस रेशियो लोअर विल बी द रिटर्न, लोअर द एक्सपेंस रेशियो हायर विल बी द रिटर्न। नाउ कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन प्रोपोर्शनेट टू एनएवी। देन नेक्स्ट वन इज होल्डिंग पीरियड ऑफ रिटर्न। होल्डिंग पीरियड ऑफ रिटर्न अपन ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। टी प्लस कैपिटल गेन, एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 डिवाइडेड बाय एनएवी 0। तो आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इतने दिन तक आपने होल्ड किया तो इसको रिटर्न कितने मिले, 5%, 10%, 15%, तो वो कैलकुलेट अपन करते हैं। देन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसे करते हैं? While looking at a mutual fund scheme performance, one not held the scheme under the isolation. The scheme has been granted 10% annualized return at least couple of years. Then the market indication has a good and similar period. Underperformance falling to the market value when the NAV of the scheme fall more than the benchmark. Then the time to review her investment. आपका एक बेंचमार्क डिसाइड होना चाहिए। बेंचमार्क क्या, फॉर एग्जांपल 10% रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा, अगर उसके नीचे वो रिटर्न दे रहा है तो ये आइडियली परफॉर्म कर रहा है क्या, नहीं परफॉर्म कर रहा है तो क्या होना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर ये उसके ऊपर रिटर्न दे रहा है तो ये आइडियली परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। देन एसबीआई म्यूचुअल फंड रिव्यू, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उन्होंने दिए हुए। पहला म्यूचुअल फंड का ही डेफिनेशन दिया हुआ है, दे डूइंग व्हाट, दे आर द इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। क्या करें, रेज द मनी बाय सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक और थ्रू वन और मोर ऑफर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट सिक्योरिटीज और द गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार जस्ट म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन गो थ्रू करो अपने हिसाब से।
चलो, म्यूचुअल फंड इज व्हाट? इट्स अ ट्रस्ट. नाउ ट्रस्ट का काम क्या है? रेज द मनी. कैसे मनी रेज करे? रेज द मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक अंडर द सेक्शन और one or more scheme or money market, gold or related instrument, real estate or other estate as may be specified by board from the time to time. Now unit तो आपको पता ही है. The means interest of the unit holder in the scheme which consists of 8 unit represents one undivided share of the asset of the scheme. One undivided share of the asset of the scheme. Unit holder, a person holding the unit is called unit holder. Asset management company, form and register as per the Company Act 2013. Close ended scheme where the period of the maturity तक आप पैसे निकाल सकते हो. Open ended, specify any duration, no specific duration, without any specific duration. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप गवर्नमेंट के बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वहां पे पैसे इन्वेस्ट करो. स्पॉन्सरर, अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी. ट्रस्टी हु होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, जहां से आप इन्विटेशन एंड पब्लिक ऑफर देते हो. देन रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया ऑफ द म्यूचुअल फंड. अब ये सारी चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड. इंडिया में सारे म्यूचुअल फंड क्या होने चाहिए? तो इंडिया में सारे म्यूचुअल फंड रजिस्टर होने चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, द स्पॉन्सरर शुड हैव द साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. वो जो स्पॉन्सरर है, जिसने ये फंड को चलाया हुआ है, बनाया है, जिसने 40% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ही इज अ प्रिंसिपल बॉडी, उसके पास क्या होना चाहिए? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. अबाउट व्हाट? रेपुटेशन, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी. नाउ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है. एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए फाइनेंशियल बिजनेस करने का, नॉट लेस देन 5 years. देन नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब कैपिटल. उनका 5 साल में कैपिटल कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. Then contributing to the asset of the company, had a profit for the depreciation interest out of the immediate preceding the 5 years. पिछले 5 साल में डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन के अलावा इंटरेस्ट जाके इनके पास प्रॉफिट है, तो वो आपके पास होना चाहिए. देन कैसे होना चाहिए? फिट एंड प्रॉपर पर्सन. इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड उनका नेटवर्क कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 40%. देन कोई भी डायरेक्टर और इनका प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ म्यूचुअल फंड not found guilty or convicted any offense involve the moral turpitude. Appointment of trustee, act as a trustee of mutual fund according to the provision regulation. Appointment of asset management company, operate the scheme. तो पहली चीज ध्यान से देखो, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, और इसमें आपकी 4 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. आपका नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉफिट आपको 5 साल में होना चाहिए. देन उसके अलावा आपका स्पॉन्सरर का कंट्रीब्यूशन वहां पे आपको कंट्रीब्यूट करना है, और उसके अलावा आपका कैपिटल जो है यानी हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years आपको होना चाहिए. तो एक्सपीरियंस, देन उसके अलावा नेट कैपिटल के अलावा प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अलावा आपका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो एनएबी में होना चाहिए. ये 4 चीजें, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, शो द फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी. उसके अलावा 40% कैपिटल डालना है. उसके अलावा आपका कोई भी डायरेक्टर एंड ऑफिसर म्यूचुअल फंड में कोई भी मॉरल ऑफेंस या इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. देन ट्रस्टी अकॉर्डिंग टू द ऑपरेट ऑफ द स्कीम, और लास्ट वन कौन सा है? 40% कैपिटल डालना है. एक बार गो थ्रू करो.
सर थर्ड पॉइंट वापस से बताइए। फिट एंड प्रॉपर पर्सन, 40% नेटवर्क आपका होना चाहिए वहां पे। सर वो वाला नहीं सर, द नेटवर्क इज इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर इज मोर देन 40% कंपनी का जो भी आपका फंड वैल्यू लेगा, 1,000 करोड़ का अगर आपका म्यूचुअल फंड वैल्यू लग रहा है तो उसमें से 40% आपका एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर ने डालना है, उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 50। ओके सर। हो गया? तो कैसे होना चाहिए? फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, फर्स्ट वाला पॉइंट। इसमें 4 प्रॉफिट होना चाहिए, नेटवर्क निगेटिव नहीं होना चाहिए, 40% कैपिटल डालना है आपको, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए मोर देन 5 इयर्स। देन उसके अलावा आपका जो ऑफिसर है एंड आपके म्यूचुअल फंड के जो स्पॉन्सर है वो इकोनॉमिक ऑफेंस में गिल्टी नहीं होनी चाहिए। Then norms and the shareholding of the governance of the mutual fund. No sponsor of the mutual fund associate company, including the asset management of the company through the scheme, individually, collectively, directly or indirectly have 10% or more voting right in the asset management company and trustee। 10% से ज़्यादा की किसी भी होल्डर की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट स्पॉन्सर। स्पॉन्सर की तो चाहिए ना। देन एनी शेयर होल्डर नॉट मोर देन 10% ऑफ द होल्डिंग एंड वोटिंग राइट, तो उनके हाथ में पावर चला जाएगा, दैट्स वाई। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो ये सेबी रजिस्टर होनी जरूरी है एज पर द म्यूचुअल फंड एक्ट। दूसरा, पर्टिकुलर्स इनको क्या करने हैं, सबमिट करें। जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेंगे कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। देन वंस द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड ऑन द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक फी, तो आपका एप्लीकेशन किसको करना है, सेबी को ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी और फीस देनी, तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। Constitution and management of mutual fund and operation of trustee. A mutual fund constitute a firm in the form of trust, and instrument shall be in the form of deed duly registration. A trustee shall not contain any false misleading information extinguish the obligation and liability of a trustee and asset management company. आपका जो म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है वो ट्रस्टी और आपके म्यूचुअल फंड कंपनी इनमें एक डीड होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई भी एक आध क्लॉज या कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर का नुकसान हो और इट इज अगेंस्ट द मार्केट। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी, मार्क इज एन इंपॉर्टेंट वन। कौन ट्रस्टी नहीं हो सकता है? अ पर्सन ही इज एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। अ पर्सन नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी अनलेस, अनलेस का मतलब ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, तो वो एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉट फाउंड टू बी अ गिल्टी अंडर द मॉरल टर्प्यूट्यूड, नॉट कन्विक्टेड इन इकोनॉमिक ऑफेंस और वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ, और फर्निश द पर्टिकुलर्स इन अ फॉर्म सी। फॉर्म सी में उसको कुछ डिटेल देने, क्या? नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नो डायरेक्टर आर एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी का डायरेक्टर ही ट्रस्टी होगा क्या? नहीं। ट्रस्ट कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नो पर्सन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी एक ही हो सकता है, दूसरे का भी वो ट्रस्टी नहीं हो सकता है, वन एट अ टाइम। 2/3 ऑफ द ट्रस्टी आर इंडिपेंडेंट। 2/3 का मतलब 66.66% के आपके ट्रस्टी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ताकि वो फेयरली डिलीवर कर पाए। इनकेस कंपनी अपॉइंटेड a trustee, director can act as a trustee other provided object of the trust is not conflicting with the object of mutual fund। कंपनी ट्रस्टी देन डायरेक्टर, पहले वो ट्रस्टी था फिर कंपनी का डायरेक्टर हुआ, क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, जब तक आपका म्यूचुअल फंड और कंपनी का ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता। एक बार गो थ्रू करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी।
सर लास्ट पॉइंट बताओ ना एक बार। कंपनी का अगर डायरेक्टर है और डायरेक्टर के बाद अगर वो ट्रस्टी बनता है, ओके, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी का डायरेक्टर ट्रस्टी बन ही नहीं सकता, पहली चीज तो वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है। बट ये पहले ट्रस्टी था, बाद में ये डायरेक्टर बना, तो इसकी कहीं ना कहीं तो इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। तो ये ट्रस्टी कंटिन्यू कर सकता है तब तक जब तक ट्रस्ट का जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्ट है कि प्रॉफिट कमाना, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कमाओ बट इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचा के नहीं, फायदा करवा। ओके, यस सर। खिजात नाही स्पॉन्सरर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो अपन ने देखा, ट्रस्टी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए देखा, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, ना वो मॉरल टर्प्यूटेड में इन्वॉल्व है ना इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है। दूसरा, ही हैज टू फर्निश अ फॉर्म नंबर सी, उसको ये बताना है कि वो किसी भी कंपनी के साथ एज अ डायरेक्टर करके काम नहीं कर रहा है, ना वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ना म्यूचुअल फंड कंपनी में डायरेक्टर। दूसरा, वो ट्रस्टी जो बना हुआ है वो दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी का ट्रस्टी नहीं है, ये उसको डिक्लेरेशन देना है। 2/3 शुड बी द इंडिपेंडेंट। और चौथा, पहले आप ट्रस्टी थे फिर बाद में डायरेक्टर बने तो आपके ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कौन करेगा और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये 5 चीजें जो अपन ने ऊपर पढ़ी ना उसका ही इंडिविजुअल देखना है, अपन ने सब कुछ ही लिखा है क्लास में, रिवाइज नहीं करे तुम। अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट स्पॉन्सरर करेगा, स्पॉन्सरर अपॉइंट करेगा, ऑथराइज ट्रस्टी अपॉइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कौन, स्पॉन्सरर, या फिर अगर ट्रस्ट डीड में बोला है कि ट्रस्टी ने अपॉइंट करना है तो ट्रस्टी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करेगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टी, जितने भी ट्रस्टी है, ट्रस्टी कभी अकेला नहीं होता है, जितने भी ट्रस्टी है अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टी को लगता है कि बाबा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ना इन्वेस्टमेंट के डिसीजन या फंड मैनेजमेंट के डिसीजन सही नहीं ले रही तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो कितने होने चाहिए, 75% और मोर यूनिट होल्डर, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टी या 75 या 75% ऑफ द यूनिट होल्डर कह रहे कि आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी बदलो तो बदल देंगे। नाउ any change in appointment of asset management company subject to prior approval of SEBI and unit holder, unit holder की इजाजत के बिना, SEBI के इजाजत के बिना आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चेंज नहीं कर सकते। तो पहला अपॉइंट कौन करेगा, स्पॉन्सर, ट्रस्टेड में बोला है तो ट्रस्टी, ट्रस्टी ने अपॉइंट किया तो रिमूव करने की ताकत रखता है मेजॉरिटी, वो नहीं, उसके अलावा यूनिट होल्डर भी रिमूव करने की ताकत रखते हैं, कितने, 75%। देन नेक्स्ट वन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसमें चेंजेस आपके सेबी और यूनिट होल्डर के बिना नहीं होंगे। नो कौन व्यक्ति है जो एक्चुअली एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ एग्जिस्टिंग कंपनी हैज अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ जनरल रेपुटेशन एंड फेयरनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, इनमें एक जनरल रेपुटेशन एंड फेयरनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन होना चाहिए। देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुड बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, डायरेक्टर इनके जो है has adequate experience and not guilty or involved in any economic offenses, not found guilty for moral turpitude or not convicted any economic offenses। इनके जो की मैनेजर पर्सन है
वो भी नॉट इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड एंड इकोनॉमिक ऑफेंस. And the last one, board of directors of the asset management company, at least 50% of the director are associated with a sponsor or the subsidiary. The chairman of an asset management company is not a trustee of mutual fund. An asset management company's net worth is not less than 50 crore. तो keywords क्या है? तो keywords इनमें reputation and fairness होना चाहिए. दूसरा, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए. तीसरा, इनके डायरेक्टेड इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. इनके की मैनेजर पर्सन इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. देन चेयरमैन ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए. एंड इनका नेटवर्क कितना होना चाहिए? 50 करोड़, उससे कम नहीं होना चाहिए. फटाफट गो थ्रू करो. की मैनेजर पर्सन, की मैनेजर पर्सन सेम जैसे डायरेक्टर आपका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. की मैनेजर पर्सन मतलब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, ये भी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. अगर वो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, डायरेक्टर नहीं है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या पॉइंट है? मतलब 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. 50% director who are not associated with any sponsor or the subsidiary of a trustee. यानी आपकी कंपनी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ना आपके ट्रस्टी से रिलेटेड होने चाहिए ना स्पॉन्सर से रिलेटेड होने चाहिए. अब कुछ लोग रिलेटेड रहेंगे, कुछ लोग नहीं रिलेटेड रहेंगे. तो नॉन रिलेटेड का पोर्शन कितना होना चाहिए? 50%. यानी 50% नॉन रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनका ना स्पॉन्सर के साथ ना ट्रस्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं. इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं शॉर्ट में. 50% शुड बी इंडिपेंडेंट. ओके. डन. ओके. नाउ तीनों को एट अ टाइम देखो, क्योंकि तीनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है. अगर आप आपकी असाइनमेंट शीट चेक करोगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस डाले हुए हैं. पहला कौन है? स्पॉन्सर, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दूसरा कौन है? आपका ट्रस्टी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और तीसरा कौन सा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर मैं स्पॉन्सरर की बात करता हूँ तो स्पॉन्सरर में क्या होना चाहिए? ट्रूथ एंड फेयरनेस होनी चाहिए और साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. उसके लिए अपने 4 कंडीशन: कैपिटल कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए. देन उसके अलावा अपन ने देखा स्पॉन्सर ने 40% एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. स्पॉन्सरर फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए. देन इसके डायरेक्टर और इसके जो ऑफिसर है नॉट इन्वॉल्व इन एनी मॉरल टर्पिट्यूड और एनी इकोनॉमिक ऑफेंसेस. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी है. तो ये आपका कौन सा हो गया? तो ये आपका हो गया आपके स्पॉन्सरर का. देन ट्रस्टी. ट्रस्टी कैसे होना चाहिए? इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये वाला. दूसरा ये भी फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए. देन तीसरा ट्रस्टी कैसे होना चाहिए? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं, भूल गए अभी के अभी. कैसे हो गया? नॉट फाउंड टू बी गिल्टी इन अ मॉरल टर्पिट्यूड. ये पॉइंट कॉमन है. इकोनॉमिक ऑफेंस एंड वायलेशन पॉइंट कॉमन है. फॉर्म सी. ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप डायरेक्टर थे, बाद में ट्रस्टी बने, तो प्रिंसिपल या ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए. 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए. एक ट्रस्टी एट अ टाइम एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम का ट्रस्टी हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता है. और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर या आपका स्पॉन्सर का कंपनी का डायरेक्टर ट्रस्टी नहीं हो सकता है.
देन यहाँ पे आ गए अपन वापस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका एक रेपुटेशन एंड फेयरनेस होना चाहिए, ये भी फिट एंड प्रॉपर होनी चाहिए, ना इनके डायरेक्टर मॉरल टर्पुलेटर में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ना की मैनेजर पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। लास्ट में डायरेक्टर 50% ऑफ द डायरेक्टर आर नॉट रिलेटेड टू द स्पॉन्सर और कंपनी और द ट्रस्टी, और चेयरमैन जो है वो ट्रस्टी नहीं बन सकता है। देन लास्ट वन नेटवर्क 50 करोड़। देखो मैं टॉपिक काफी स्लोली ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं जानता हूँ। मेरा आज का 2 टॉपिक करने का टारगेट था, बट इट्स ओके टू बी, आज क्लास में खत्म करवा के जाओ, इसको पेंडिंग मत रखो। जाए आगे कि एक बार गो थ्रू कर ले, एक बार पढ़ लो बेटर है वो। याद करो, पढ़ते नहीं हो फिर याद नहीं होता, पढ़ो, बैठे मत रहो। डन। डन। अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टडियन। कस्टडियन का काम क्या होता है कि जो भी एसेट्स है उसको सेफगार्ड करना, और सेफगार्ड के पास जो ऑब्जेक्टिव है उसी को सपोर्ट करना।
तो म्यूचुअल फंड shall appointed a custodian to carry out the custodial services for the scheme of mutual fund and send the intimation to the same to the board within the 15 days of appointment. तो म्यूचुअल फंड shall appoint the custodian, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ना वो कस्टोडियन को अपॉइंट करे, और एक बार अपॉइंट हो गया तो 15 डेज में क्या करना है, अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना है। इन केस गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब आपके पैसे से गोल्ड एक्सचेंज लिया जा रहा है या गोल्ड लिया जा रहा है, इन दैट सिचुएशन आपका जो भी कस्टोडियन है वो सेबी रजिस्टर ही होना चाहिए, मैंडेटरी। एग्रीमेंट विद द कस्टोडियन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नाउ ये सेबी के स्कीम जो है यानी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये लॉन्च कैसे किए जाते हैं ये उन्होंने बोला, तो फटाफट गो थ्रू स्क्रीन करेंगे। नो स्कीम कैन बी लॉन्च बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय सेबी। मार्केट में शेयर तक नहीं ला सकते, आईपीओ नहीं ला सकते, एफपीओ नहीं ला सकते, तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे ला सकते? तो आईपीओ एफपीओ के लिए भी परमिशन लगता है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम लाने के लिए भी परमिशन लगेगा। पॉइंट नंबर 1 डन। ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि बाबा इतने का आईपीओ होने वाला है या इतने का आपका ऑफर डॉक्यूमेंट है, इतने का आपका फंड साइज होने वाला है, कहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, फंड मैनेजर कौन होने वाला है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ये सारे डिस्क्लोजर फुल डिटेल में देने हैं ताकि वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाए। म्यूचुअल फंड शैल पे मिनिमम फीस विद ऑफर डॉक्यूमेंट, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम का ऑफर डॉक्यूमेंट अपन सेबी को देंगे, फीस देंगे, सेबी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करने के बाद ही अप्रूव करेगा। स्पॉन्सर एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट नॉट लेस देन 1% अमाउंट विच वुड रेज इन द नेट ऑफर और द 50 लाख whichever is the less. Every mutual fund desirous for the unit and recognized stock execute with the stock exchange. सारे म्यूचुअल फंड लिस्ट होंगे तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी है। लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इज मैंडेटरी, आपको ये क्लोज एंडेड फंड मैंडेटरीली आपको क्या करने, लिस्ट करने हैं। यूनिट्स ऑफ द क्लोज स्कीम आर ओपन फॉर सेल एंड रिडम्पशन एट अ फिक्स इंटरवल, यानी मैच्योरिटी पे ही रिडीम होंगे। यूनिट्स ऑफ द क्लोज आर कन्वर्टेड इनटू ओपन एंडेड आफ्टर द डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज द ऑप्शन एंड प्रोवाइडेड सच ऑप्शन विद अ फुल। क्या क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में कन्वर्ट हो सकता है? यस, ऑफर डॉक्यूमेंट में अगर बोला है तो ही कन्वर्ट हो सकता है, वरना नहीं। देन यूनिट्स ऑफ द क्लोज एंडेड स्कीम आर रोल अप विद द यूनिट होल्डर, एक्सप्रेस विद द कंसेंट ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट होल्डर एंड गिव अ रिटर्न कंसेंट अलाउड इट टू रिडीम और द नेट एसेट प्राइस। क्लोज एंडेड स्कीम में आप यूनिट होल्डर का अगर कंसेंट आता है कि नहीं बिफोर मैच्योरिटी आप वाइंड अप करो, तो सबका कंसेंट आया तो ही होगा, वरना नहीं। सबका मतलब मेजॉरिटी। नो स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक आर ओपन फॉर मोर देन 15 डेज, जितना भी ऑफर ओपन रहेगा मैक्सिमम कितना दिन तक ओपन रहेगा, 15। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिफंड एप्लीकेशन मनी इफ द सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, और ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 5 डेज में आपको क्या करना है, रिफंड करना है। क्लोज एंडेड फंड रिडम्पशन डेट 75% यूनिट होल्डर ने बोला कि स्कीम को वाइंड अप करो तो ही वाइंड अप करेंगे। सो ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड के जनरल प्रोसीजर है। क्या सेबी के अप्रूवल की जरूरत है, ऑफर डॉक्यूमेंट पूरा डिस्क्लोज करना है, सेबी के अप्रूवल के बाद डॉक्यूमेंट के बाद ही आप स्कीम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ज्यादातर चीजें किससे, क्लोज एंडेड से रिलेटेड। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाइप करो। क्लोज एंडेड मैंडेटरीली लिस्टेड होना चाहिए। क्लोज एंडेड क्या आप रिडीम कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ओपन एंडेड में हाँ कर सकते हैं, यूनिट होल्डर एग्री हुए तो। क्लोज एंडेड मैच्योरिटी पे ही मैच्योर्ड होंगे, बट यूनिट होल्डर ने बोला कि नहीं वाइंड अप कर, तो वाइंड अप हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। देन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। Now, the scheme not organized, operated and managed by the sponsorer or the director or AMC or the class of the unit holder. आपकी जो स्कीम है वो ट्रस्टी मैनेज करेगा, आपका स्पॉन्सरर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पर्टिकुलर क्लास ऑफ यूनिट होल्डर मैनेज नहीं करेगा। देन एडिक्वेट फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर। एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस विद द ब्रोकरिंग फर्म शुड बी अवॉइडेड। म्यूचुअल फंड के ज्यादातर एक्सेस फंडिंग आपके वो म्यूचुअल फंड ब्रोकर से थ्रू नहीं आनी चाहिए। देन सेपरेट एंड स्कीम बाय स्कीम बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अलग अलग रखने हैं। इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपको डॉक्यूमेंट में बोलना है। अनएथिकल वे से आपको मार्केट में बाय एंड सेल स्कीम करके नहीं चलाना है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एएमसी और ट्रस्टी को मेंटेन करना है, और एएमसी विल नॉट एक्सट्रैक्टेड विद द स्टेटमेंट। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है म्यूचुअल फंड के, म्यूचुअल फंड चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन। जस्ट गो थ्रू इट जनरल। आपका ट्रस्टी छोड़ के बाकी के जितने भी है वो आपकी स्कीम को ऑपरेट नहीं कर सकते।
दूसरा, एडिक्वेट एंड फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ब्रोकिंग फर्म के पास नहीं होना चाहिए। फेयर डिस्क्लोजर देना है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताना है, सबके अकाउंट्स और सबके स्कीम अलग अलग रखने, बैंक अकाउंट भी अलग रखना है, एएमसी और ट्रस्टी को हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। एक बार गो थ्रू कर लो। ब्रोकिंग फर्म के थ्रू अपन म्यूचुअल फंड बेचते हैं ना, तो एक्सेसिव भी नहीं करना है, आपका ब्रोकरेज का खर्चा बढ़ जाएगा, ज़्यादा ब्रोकिंग फर्म पे डिपेंड नहीं करना। पांचवा, इन्वेस्टमेंट नॉट मेड, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। गोल्ड म्यूचुअल फंड में तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकिंग में ही इन्वेस्ट करेंगे, किसी और में नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव उसी में इन्वेस्ट करो, किसी और में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हो गया क्या? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट कोड। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली आप जब भी करोगे तो एडवर्टाइजमेंट कैसे होनी चाहिए? एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर एंड कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग। तीसरा, कोई भी सेलिब्रिटी को अपन एडवर्टाइजमेंट में यूज नहीं कर सकते, ना सेलिब्रिटी को यूज करेंगे ना सेलिब्रिटी का वॉइस भी यूज करेंगे। देन नो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर देन मेक अनफेयर कंपैरिजन। इनकी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इतना रिटर्न दिया था, हमारी कंपनी ने म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न दिया, ऐसे कंपैरिजन को अवॉइड करना है। देन एडवर्टाइजमेंट, नो ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड वार्निंग, विजुअल अकम्पनीड बाय द वॉइस ओवर द रेट्रिएशन ऑडिएबल शुड बी क्लियर। आपका जो वॉइस है वो क्लियर होना चाहिए, और उस वॉइस की भी लिमिटेशन दी उन्होंने, क्या? 14 वर्ड्स आपके सिर्फ स्पोकन होने चाहिए ड्यूरिंग दैट 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत फास्ट आके निकल गए ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल फॉर्मेट। एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट डिजाइन लाइकली टू मिसअंडरस्टूड और डिसगाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट। मैं 5 चीजें इंपॉर्टेंटली बताता हूँ। सारी एडवर्टाइजमेंट एक्यूरेट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दूसरा, फॉल्स एंड मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सेलिब्रिटी अलाउड नहीं है। चौथा, वॉइस की लिमिटेशन है, क्या? 14 वर्ड्स इन अ 5 सेकेंड। पांचवा, अनफेयर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 पॉइंट आने ही चाहिए। एक बार गो थ्रू करो।
रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड। रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी जब आपसे पैसे एक्सेप्ट करती है तो उसको इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या? द स्कीम शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द एनएवी इन अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सिंगल यूजर नॉट बिलो द इंस्ट्रूमेंट ग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये फंडा मैंने आपको भी बोला था, ये आप आपके पर्सनल लाइफ में भी इन्वेस्ट कर सकते, यूज कर सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 10% से ऊपर नहीं लेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1000 करोड़ का फंड है, बराबर, तो 1000 करोड़ के 10% यानी कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ सिर्फ रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, हाँ 100 करोड़ का लो, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, 30%, 40% सिर्फ रिलायंस कंपनी में लगा दिया तो रिस्क ज्यादा है, तो 10% के ऊपर किसी भी कंपनी का शेयर परचेज नहीं करना। तो आप देखो ना, आपके पास कितने 5000 रुपए क्या? यस, तो 500 किसी और कंपनी में डालो, 500 किसी और कंपनी का शेयर खरीदो, 500 किसी और कंपनी का शेयर खरीदो, एवरेज आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सारे 10%, 20% एक ही कंपनी में नहीं डालने, आपके पोर्टफोलियो वैल्यू पे। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट का रूल है। दूसरा, म्यूचुअल फंड कंपनी शैल नॉट इन्वेस्ट इनटू द अनलिस्टेड डेब्ट एंड इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर एक्सेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाउ म्यूचुअल फंड कंपनी लिस्टेड में ही इन्वेस्ट करेंगे। अब लिस्टेड में ही क्यों इन्वेस्ट करेंगे, अनलिस्टेड में क्यों नहीं करेंगे? आपको डे टू डे बेसिस पे एनएवी वैल्यू बताना है ना। यस, तो एनएवी वैल्यू पता कब चलेगा? जब आप लिस्टेड में इन्वेस्ट करोगे। अनलिस्टेड की वैल्यूएशन डे टू डे बेसिस पे पता चलती क्या? नहीं पता चलती। दैट्स व्हाई लिस्टेड में ही इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अलाउड है, बाकी नहीं। देन mutual fund not more than 10% paid up share capital and the voting rights of the company. That point again repeated. Transfer of investment in one scheme to another scheme only at a prevailing market rate with a conformity and objective as per scheme. Now HDFC के 4-5 म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम, क्या अपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का पैसा दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं आफ्टर परमिशन, अगर दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है तो, वरना नहीं। देन उसके अलावा बाय एंड सेल ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी। ट्रेडिंग नहीं करते, ये शेयर बाय करते विद द इंटेंशन टू गेट अ डिलीवरी आउट ऑफ इट। ऑल सिक्योरिटीज आर परचेज एंड ट्रांसफर इन द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। ये जो भी शेयर परचेज किए जाते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम से परचेज किए जाते हैं। नो म्यूचुअल फंड मेकअप स्कीम इन एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी, any security by private placement and a group of companies sponsor 25% of the net asset. No mutual fund company fund into the fund scheme. Fund into the fund scheme वैसे भी इंडिया में अलाउड नहीं, ऊपर अपन ने देखा हुआ था। No mutual fund company more than 10% of the NAV or assets into the equity share or equity related instrument, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो बस इम्पोर्टेंटली क्या, 10 या 10% के NAV एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालेंगे। देन दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे। तीसरा, आप अनलिस्टेड कंपनी में पैसा नहीं डालोगे, लिस्टेड में ही डालोगे। चौथा, आपका वोटिंग राइट एंड पेड अप शेयर कैपिटल 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक कंपनी का स्कीम का पैसा दूसरे कंपनी में जा सकता है, यस, आफ्टर अ परमिशन। नाउ आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप शेयर बाय करोगे विद द डिलीवरीज। और दूसरा, आप एक स्कीम का पैसा दूसरे स्कीम में डाल सकते हो आफ्टर द कंफर्मेशन ओनली। बस यही आपका रूल है। एक बार जस्ट गो थ्रू करो, ये चैप्टर आपका वाइंड अप है, उसको क्विकली समराइज करेंगे अपन। टाइम लगा है थोड़ा, बट लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स यूजफुल एंड बेनिफिशियल। इस बार आपसे आंसर आने चाहिए फटाफट। डन।
एक म्यूचुअल फंड दूसरे फंड में डाल। चल, रेडी फॉर द आंसर्स? तो म्यूचुअल फंड, उसका डेफिनेशन, म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट ऑलवेज। इनका काम क्या है? टू रेज द मनी फ्रॉम द सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक और टू द वन और मोर स्कीम इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, रियल एस्टेट एंड सच अदर स्पेसिफाइड बाय द सेम। नाउ हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर से फंड पूल करते हैं, फंड मैनेजर उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज से जो भी रिटर्न होते हैं अपन इन्वेस्टर के साथ शेयर करते हैं। नाउ इन दैट सिचुएशन कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट। और इससे अपन क्या करते हैं? रिटर्न जनरेट करते हैं। 5 लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर और ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट, कस्टोडियन और आरटी। स्पॉन्सर प्रिंसिपल बॉडी कंट्रीब्यूट करता है कितना? 40% ऑफ योर टोटल फंड वैल्यू एंड उसके अलावा गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी ये फॉलो करता है। ट्रस्टी अपॉइंट कौन करता है? स्पॉन्सर, इसका काम है ऑपरेशन ऑफ ट्रस्ट एंड मैनेजिंग द स्कीम। उसके अलावा इंश्योर दैट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और ऑब्जेक्ट फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं वो देखना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजेस द फंड ऑफ द कंपनी, कस्टडी, सेफगार्ड द एसेट ऑफ द कंपनी एंड नॉट ओनली दैट, चेक करेगा वेदर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। और रजिस्टर हु मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। देन उसके अलावा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, टाइप और कैटेगरी में कंफ्यूज मत होना, टाइप अलग है, कैटेगरी अलग है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड परचेज एनी टाइम, स्पेसिफिक टाइम, सेल एट एनी टाइम, ऑन मैच्योरिटी, हाईली लिक्विड, लेस लिक्विड। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टली बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक्सपेंस रेशियो हाई, लो, लो रिटर्न, हाई रिटर्न। खत्म। इनकम ओरिएंटेड, ये आपकी क्या है? कैटेगरी। तो कैटेगरी इनकम ओरिएंटेड स्कीम, रेगुलर इनकम देता है, प्रेफरेंस बॉन्ड डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है, सेफ है। कैपिटल ओरिएंटेड स्कीम, कैपिटल अप्रिसिएशन में इंटरेस्टेड है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाई ग्रोथ स्कीम, नाउ हाई रिस्क हाई रिटर्न काफी वोलेटाइल होते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। टैक्स सेविंग, ईएलएसएस 80 से डिडक्शन। स्पेशल स्कीम, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। ऑप्शन, आउटसाइड इंडिया, आरबीआई की परमिशन। लिवरेज, फंड को बोरो करके साइज ही बढ़ाता है। हेज फंड, जो शेयर प्राइस बढ़ रहे उनको बाई करो और जो गिरने वाले उसको सेल करके प्रॉफिट कमाओ। फंड ऑफ फंड, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, विच इज नॉट अलाउड। न्यू डायरेक्शन, तो न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक्सचेंज ट्रेड वही। मनी मार्केट, गवर्नमेंट, ट्रेजरी, कमर्शियल बिल में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कंपनी। एडवांटेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा रिटर्न देते हैं, कॉस्ट लो है, लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंट है। देन स्पॉन्सर अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, यूनिट होल्डर, ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी देखी हुई है ना। 21 सेकेंड। ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हो उसकी टाइमिंग, तो आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है कि लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है, ये पहले देखो। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो परचेज है वो 2 लाख से ज़्यादा है कि 2 लाख से कम है, वो देखो। अगर 2 लाख से कम है तो फिर टाइम देखो कि 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट डालिए कि 3 के बाद डालिए। अगर 3 बजे से पहले डालिए 2 लाख के नीचे है तो सेम डे एनएवी आपको मिलेगा। 3 के बाद रिक्वेस्ट आया तो नेक्स्ट डे जो एनएवी रहेगा वो 2 लाख के ऊपर है, आपके पास पैसे बहुत है तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो आप 3 से पहले आओ या 3 के बाद में आओ, आपको उसी दिन का एनएवी मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है। देन रिडम्पशन के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। 3 से पहले आते हो आप तो सेम डे ले, अगर 3 के बाद आते हो तो नेक्स्ट डे, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। लिक्विड फंड का मतलब जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें ना, इसके लिए परचेज करें तो 2 से पहले अगर आ गए तो सेम डे एनएवी यानी प्रीवियस डे कल का एनएवी लगेगा, और यहाँ पे एनएवी ऑफ द फंड अगर 2 के बाद आते हो
रिडम्पशन के लिए भी 3 का टाइम है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, आपका इक्विटी के लिए वैसे भी टाइम डेडलाइन क्या है 3 बजे, इवन आपका रिडम्पशन ऑफ लिक्विडेशन के लिए टाइम कितना है 3, सिर्फ 2 बजे टाइम किसका, लिक्विड फंड का परचेज। नाउ 3 से पहले 3 के बाद का परचेज एंड रिडम्पशन थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे टोटलिटी रहेगा ये चार्ट यार, नोट डाउन करवा के दिया है मैंने ऑलरेडी। कौन साक्षी अंबाबाई एक बार रिवाइज करें, एक इक्विटी एक लिक्विड। इक्विटी में हम लोग देखेंगे परचेज या रिडम्पशन, सबके लिए टाइम सेम है 3 बजे। परचेज कर रहे हो तो परचेज में भी 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख से कम, 2 लाख से कम है तो अगर आप 3 से पहले आते हो तो सेम डे, अदरवाइज नेक्स्ट डे। ना आप परचेज करने आए हो बट 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो आपको 3 से पहले आओ या बाद में आओ, सेम डे। ये हुआ परचेज का। अब रिडम्पशन का बात करते हैं। रिडम्पशन आप म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले रिडीम कर रहे हो तो 3 से पहले आए सेम डे, अदरवाइज नेक्स्ट डे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में परचेज करने जा रहे हो तो 2 से पहले देखेंगे, 2 से पहले तो प्रीवियस डे, अदरवाइज ऑन सेम डे। और रिडीम कर रहे हो तो 3 से पहले या 3 के बाद, 3 से पहले सेम डे, अदरवाइज नेक्स्ट डन। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंसेस आपकी फंड मैनेज करने के लिए अपन पैसा लेंगे ना, विच इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, आपके ट्रस्टी, आरटीए, कस्टोडियन एंड ऑडिटर, इनको दिए जाने वाली फीस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सपेंसेस, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाने वाली कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, लिस्टिंग फी और जीएसटी, ये सारा आपका खर्चा है। हायर द एक्सपेंस रेशियो लोअर विल बी द रिटर्न, लोअर द एक्सपेंस रेशियो हायर विल बी द रिटर्न। ये 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन रिटर्न फॉर होल्डिंग, टी प्लस सी जी प्लस NAV1 माइनस NAV0 डिवाइड बाय NAV0। NAV कैसे निकालना है पता है, फिक्स एसेट करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट में से लायबिलिटी हटाओ, नंबर ऑफ यूनिट। देन उसके अलावा आपको निकालना है बैक एंड लोड, फ्रंट एंड लोड। बैक एंड लोड ऑफर परचेज प्राइस फ्रंट एंड लोड से मिलती है, ऑफर पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, और बैक एंड लोड से आपको रिडम्पशन प्राइस मिलेगा, रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। नाउ इससे मिसिंग फिगर चीजें निकाल सकते हैं, एक्स राइट वाला फॉर्मूला, एक्स राइट नंबर ऑफ शेयर ऑफर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इनटू एक्स राइट प्राइस, मार्केट प्राइस जिसको बुलाते हैं, माइनस राइट ऑफर प्राइस, यानी आपको कितने में मिल रहा। ओके डन। देन नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, बाद में मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपन काफी डिटेल में कर चुके, वापस एक बार करेंगे। स्पॉन्सरर को साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और रेपुटेशन एंड फेयरनेस होना चाहिए। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब 4 चीज है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 साल में होना चाहिए, और आपका जो स्पॉन्सरर का कैपिटल है वो कैपिटल आपका ज्यादा होना चाहिए। देन फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, एटलीस्ट 40% आपको नेटवर्क डालना है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर मॉरल टर्प्यूटेड या इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ट्रस्टी अपॉइंट करना है। देन नेक्स्ट वन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेबी को एप्लीकेशन करना है, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी है, फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ट्रस्टी कैसे होना चाहिए, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडर्ड, नॉट गिल्टी, नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्प्यूटेड, और फॉर्म सी, 4 चीजें इंपॉर्टेंट। एक स्कीम का एक ही ट्रस्टी दूसरे स्कीम में नहीं जा सकता। दूसरा आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर और म्यूचुअल फंड का डायरेक्टर ट्रस्टी नहीं हो सकता। 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट और ट्रस्टी बाद में डायरेक्टर बने तो प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्टिंग या ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए।
देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आपके टर्मिनेट कौन कर सकते हैं, अपॉइंट कौन कर सकते हैं, स्पॉन्सरर या ट्रस्टी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करेगी, ट्रस्टी मेजॉरिटी रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, या 75% यूनिट होल्डर रिमूव कर सकते हैं। ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, दूसरा फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ना डायरेक्टर मॉरल टर्पिडेट में इन्वॉल्व होने चाहिए, ना की मैनेजर पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। चेयरमैन और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रस्टी नहीं हो सकता है, नेटवर्क 50 करोड़ होना चाहिए, और 50% ऑफ द डायरेक्टर आपकी ना स्पॉन्सरर ना ट्रस्टी से रिलेटेड होनी चाहिए। देन स्कीम से भी अपलोड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में फेयर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रजिस्टर करना पड़ेगा। ओपन एंडेड स्कीम जो है वो लिस्टेड में ही होनी चाहिए, क्लोज एंडेड मैंडेटरी लिस्टेड होनी चाहिए। ना क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में कन्वर्ट हो सकती है। देन उसके अलावा नेक्स्ट वन क्या दिया उन्होंने, क्या ये पहले वाइंड अप कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले क्लोज एंडेड, यस कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, नाउ ये आपकी जो स्कीम है ये ऑर्गेनाइज ऑपरेटेड किसने करनी चाहिए, ट्रस्टी ने, स्पॉन्सरर एएमसी और यूनिट ऑफ क्लास होल्डर नहीं कर सकते। सारी फेयर इंफॉर्मेशन देनी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑन ब्रोकिंग फॉर्म अवॉइड करना है, सेपरेट अकाउंट सेपरेट स्कीम मेंटेन करने हैं, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। एडवर्टाइजमेंट फेयर कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, फॉल्स मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, सेलिब्रिटी नहीं चलेगा, अनफेयर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और वर्ड्स होने चाहिए 14 वर्ड्स आउट ऑफ 5 सेकंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बस इतना काफ़ी है। ओके, इसके प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन घर पे कर लोगे, ऑलरेडी भेजा हुआ है पीडीएफ, ऑनलाइन वाले सबके पास है क्या, स्कैनर भेजा है क्या मैंने, यस सर। यस सर। Yes, sir. एक बार गो थ्रू करो। Yes, sir. ओके चलो बाय। सर एक डाउट है व्हाट्सएप कर सर